नाउ टुडे वी विल हैव अ लुक एट ऑर्डर 1 रूल 10. ठीक है. ऑर्डर 1 रूल 10 की सिचुएशन कब आती है? फॉर द ब्रेविटी सेक आई जस्ट कॉल इट रूल 10. इसमें सब रूल 1 पहले देखिए, क्योंकि सब रूल 1 और सब रूल 2 दोनों अलग अलग हैं. सब रूल 1 की सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद वो पाता है कि वो रिलीफ नहीं पा सकता जब तक वो किसी और पर्सन को एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन ना करे या अपनी जगह किसी और प्लेंटिफ को सब्स्टिट्यूट ना करे. तो ऐसी सिचुएशन में एक सिचुएशन अराइज होती है जिसको कहते हैं मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ पाता है कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिलीफ इन हिज ओन नेम, बट देयर इज सम अदर पर्सन who can sue on the claim which the plaintiff is prosecuting. तो ऐसे में उस अदर पर्सन को एज अ प्लेंटिफ सब्स्टिट्यूट करने के लिए या ऐड करने के लिए अपने साथ ये डिस्क्रिप्शन कोर्ट के पास अवेलेबल किया गया है, जिसको प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन यूज कर सकता है. अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका? The object underlying this provision is to save honest plaintiffs, believing bona fide in the maintainability of their claims being non-suited on mere technical grounds. ठीक है? In other words, the policy of law is to decide the real questions in controversy between the parties, bypassing mere technical objections for defeating a just and honest claim by discouraging puerile contest on technicalities. अब ऐसी सिचुएशन कब कब आ सकती है? अब जैसे जो एजेंट है, मान लीजिए देयर इज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. एजेंट कैन नॉट सू ऑन हिज ओन नेम जब तक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई हो जाता है. सिर्फ प्रिंसिपल सू कर सकता है. एजेंट कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम. अब मान लीजिए एजेंट ने बोनाफाइड मिस्टेक में कोई सूट इंस्टीट्यूट कर दिया किसी पर्सन के खिलाफ फॉर अ राइटफुल क्लेम. तो ऐसी सिचुएशन में देयर हैज बीन अ बोनाफाइड मिस्टेक, तो कोर्ट क्या करेगा? He will substitute the name of the principal for the name of the agent. ठीक है, क्योंकि क्लेम तो जेन्युइन है, लेकिन एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन ये आ जाता है कि प्लेंटिफ इज नॉट, जो करंट प्लेंटिफ है जो दिख रहा है, he is not the person who can prosecute for that claim, who can sue for that claim. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि the right person can be added as a plaintiff or be substituted as a plaintiff. ठीक है, जो भी वो अदर पर्सन हो. अभी I'll give you illustrations regarding it, पर पहले एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं. सॉरी, वो प्रोविजन पढ़ लेते हैं. Rule 10 says where a suit has been instituted in the name of wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it is instituted in the name of right plaintiff, the court may, at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and it is necessary for determination of real matters in dispute, so as to do, order any person to be substituted or added as a plaintiff upon such terms as the court may think fit. तो 3 सिचुएशन और 3 कंडीशन आपको मिलती हैं. पहला, the suit has been filed in the name of wrong person as a plaintiff, or it is doubtful that the plaintiff before us is the right plaintiff. ठीक है, या तो wrong person होना चाहिए as a plaintiff, या it is doubtful whether it has been instituted in the name of plaintiff. Secondly, the mistake should be bona fide and the substitution or the addition of the plaintiff should be necessary for the determination of real matter in dispute. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब क्या होगा? उस सिचुएशन में एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ विल बी अलाउड. ठीक है. अब एक चीज का ध्यान रखिए कि ऐसे सिचुएशंस को कभी कभी मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ भी कहा जाता है. ठीक है, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, इसका मतलब प्लेंटिफ ढंग से डिस्क्राइब नहीं हुआ है. ठीक है, देखिए लॉ में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कैन नॉट सू ऑन देयर ओन नेम. ठीक है, और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिलीफ्स विच दे आर क्लेमिंग. पर कोई और पर्सन होता है वो इज एंटाइटल्ड फॉर दैट रिलीफ, वो इज एंटाइटल्ड टू सू फॉर दैट क्लेम. तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ने जो प्रोविजन बनाया है यहाँ पे, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ऑनेस्ट प्लेंटिफ को बचाया जा सके, वो बिलीव बोनाफाइड इन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ देयर क्लेम्स, और ये इंश्योर किया जा सके कि वो सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस के चलते नॉन सूटेड ना हो जाए. ठीक है, नॉन सूटेड मतलब उनका सूट बाहर ना फेंक दिया जाए, मतलब डिसमिस ना हो जाए.
अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन ले लीजिए जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब देखिए एजेंट, जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करिए एजेंट की। एजेंट कैन नॉट सू ऑन हिज ओन नेम जब तक कुछ कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड। अब एक इंस्टेंस इसका ये ले लीजिए, जैसे सेक्शन 230 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है। और सेक्शन कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट to that effect an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of the principal nor he is bound by them। अब इसके कुछ एक्सेप्शन उसी सेक्शन में दिए गए, 3 एक्सेप्शन है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट द एक्सेप्शन फॉर नाउ। अब ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, जो थर्ड पार्टी थी उसने ब्रीच कर दिया, तो एजेंट उसे सू कर देता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। लेकिन एजेंट तो सू नहीं कर सकता ना। तो मान लीजिए कि देयर इज दिस पर्सन नेम्ड सी, ही इज एन एजेंट ऑफ ए, और एक बोनाफाइड मिस्टेक में वो सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट बी इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे कर देता है, ठीक है। ऐसे में अगर उसके पास जेन्युइन कॉज ऑफ एक्शन है, एक बोनाफाइड मिस्टेक हुई है उससे, और कोर्ट को पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ द प्लेंटिफ is necessary for the determination of real matter in dispute, तो court will substitute the name of the principal A for the original plaintiff that is C, ठीक है। क्योंकि एजेंट अपने नाम पे सू नहीं कर सकता, हालांकि उसका क्लेम जेन्युइन हो सकता है, ठीक है, उसने सू किया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल, लेकिन इट इज ओनली द प्रिंसिपल who can enforce the contracts, ठीक। तो ऐसे में जो एजेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा विद द प्रिंसिपल, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, इट फाइल्स अ सूट अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक इन द नेम ऑफ द फर्म, ऑल्दो द प्रोविजन of order 30 relating to the filing of suits by partnership firms does not apply to the firm who is a joint Hindu family firm, then the court may allow substitution of the name of the members of the Hindu joint family firm as plaintiffs, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के जो रूल्स होते हैं वो नहीं अप्लाई करते हिंदू फैमिली पे। अगर मान लीजिए हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली फर्म है कोई, और वो एक बोनाफाइड मिस्टेक में ऑर्डर 30 के अंदर सूट फाइल करता है इन द नेम ऑफ इट्स ओन फर्म, वो कर नहीं सकता, तो उससे एक जेन्युइन मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए जो कोर्ट है इट कैन अलाउ the addition of the other members of the joint family firm as plaintiffs. It is always open to him, because this addition of the plaintiff would be necessary for the determination of real matter in dispute. वैसे ही थर्ड इलस्ट्रेशन कंसिडर करिए, ए क्लेमिंग अ टाइटल अंडर अ गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के अंदर ही इज सेइंग दैट आई हैव अ टाइटल टू अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ही फाइल्स अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ अ हाउस अगेंस्ट बी under a bona fide mistake that the house was gifted to him by the said deed, ठीक है। said gift deed के अंदर उसको एक हाउस गिफ्ट हुआ था, and he is under the apprehension कि जो B है वो wrongful possession में है, और possession of that particular property has been gifted to him, तो वो property उसकी होनी चाहिए। When it was found that the deed did not pertain to that house, the real owner could be substituted as a plaintiff in the place of A। जब ये देखा गया कि जो डीड है वो उस हाउस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जिसके लिए ए सू कर रहा है, तो ए की जगह किसी रियल ओनर को उस प्लेस पे डाला जा सकता है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ व्हाट, मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ। नेक्स्ट इज ए sues B for possession of a house. B contends that since A has transferred the house to C, he has no title to sue and the suit is therefore not maintainable। ध्यान से सुनिएगा, A sues B for possession of a house। B कहता है, कंटेंड करता है कि A has transferred the house to C and he has no title to sue and the suit is therefore not maintainable। A अभी भी मेंटेन करता है his right to contend that no transfer was made, और पर कोर्ट को आगे पता चलता है कि ये जो कंटेंशन ए कह रहे थे कि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, इट इज फाउंड टू बी फॉल्स। आगे चल के ए अप्लाइज फॉर एडिंग सी एज अ को प्लेंटिफ, क्योंकि सी तो राइटफुल ओनर है, वो तो सू कर ही सकता है।
तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर ए चाहेंगे टू ऐड सी एज अ को प्लेंटिव, तो इनको डिस्क्रेशन कोर्ट का नहीं मिलेगा अंडर रूल 10 सब रूल 1। वाई? क्योंकि इनकी जो मिस्टेक है ये बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड क्यों नहीं है? बोनाफाइड इसलिए नहीं है कि जब ए ने बी को सू किया था फॉर पोजेशन ऑफ अ हाउस, बी ने फर्स्ट सिचुएशन में ही बोला था कि ए ने अपना हाउस सी को दे दिया है तो उसके पास सू करने का टाइटल नहीं है, ही कैन नॉट सू मी। ठीक है, देयरफॉर दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल। पर ए तब भी कह रहे थे कि नहीं, मेरे पास टाइटल तो है और मैंने कोई ट्रांसफर नहीं किया, मैंने कोई भी ट्रांसफर सी को नहीं किया। बाद में कोर्ट को पता चलता है कि ए झूठ बोल रहे हैं। अब जब आप झूठ बोल रहे हैं कोर्ट के सामने, तो आपकी मिस्टेक बोनाफाइड नहीं कही जा सकती, ये मिस्टेक डिलिबरेटली आपने की है। इसीलिए जो ए है हमारे इलस्ट्रेशन में, उसको जो रूल 10 के सब रूल 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा तीनों कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए। द सूट हैज बीन फाइल्ड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिव, सच मिस्टेक मस्ट बी बोनाफाइड, ये बोनाफाइड होना चाहिए। एंड substitution or addition of the plaintiff is necessary for the determination of real matter in dispute. Once these three conditions coexist, only then the court will allow adding or substituting of plaintiff. ठीक है, अब एक और चीज याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है कि कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट में allow substitution or addition of the plaintiff provided the conditions are satisfied। तो ये जान लीजिए ये appellate stage पे भी allow हो सकता है। ठीक है, upon such terms and condition as the appellate court may think just। पर at any stage of the suit के अंदर इस प्रोविजन को इतना लिबरली कंस्ट्रू किया गया है कि ये appellate stage पे भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो एज फार एज दैट इज कंसर्न कोई लिमिटेशन नहीं है इस पे कि कौन सी स्टेज पे आप सब्स्टिट्यूशन या एडिशन ऑफ द प्लेंटिफ अलाउ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इट कैन बी इवन अलाउड एट द एपेलेट स्टेज। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसके केस लॉज डिस्कस करने से पहले पहले सेक्शन का बेसिक एसेंस जान लें, फिर हम लोग केस लॉ डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो नेक्स्ट सब सेक्शन है, सॉरी सब रूल है ऑफ रूल 10 का, वो कहता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। तो ये डील करता है स्ट्राइकिंग आउट और एडिशन ऑफ पार्टीज से। इट सेज कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये भी काफी वाइड है, किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स पे वो ये डिस्कशन एक्सरसाइज कर सकता है, तो आप मार्क कर लीजिए इसको। कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, मतलब सू मोटो और ऑन एप्लीकेशन कर सकता है, and on such terms as may appear to the court to be just, order the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, to be struck out, and that the name of the person who ought to have been joined, whether as a plaintiff or defendant, or whose presence before court may be necessary in order to enable the court to effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added। अब ये लास्ट लाइन मार्क कर लीजिए, effectually and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the suit। तो ग्राउंड्स दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि सब रूल 1 में ऑफ रूल 10 हमने देखा था, वहां जो कोर्ट कंसिडर करता था अलॉन्ग विद अदर कंडीशंस, द मेन ग्राउंड दैट इट कंसिडर्ड वाज कि क्या एडिशन और सब्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल मैटर इन डिस्प्यूट, ये उसका ग्राउंड था। वाइल जो स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग पार्टीज का जो ग्राउंड है, वहां पे कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, वहां पे effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, ये ग्राउंड है। सो द ग्राउंड्स फॉर बोथ आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स और भी कंडीशंस हैं, लेकिन जो मेन कंसिडरेशंस हैं ये दोनों अलग अलग हैं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं, अलग अलग हैं। अब पहले इस पे जरा लॉ जान लीजिए कि किन कंसिडरेशंस पे एक्सरसाइज होगा। सब रूल 2,
देखिए, पहली कंसिडरेशन जो कोर्ट को माइंड में रखनी होती है बिफोर एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 10 इज दैट प्लेंटिफ इज अ डोमिनस लिटिस. डोमिनस लिटिस का मतलब होता है मास्टर ऑफ द सूट. He is the best judge of his interest. It is therefore for him to choose his opponent from whom he claims relief. And normally, court should not compel him to fight a person whom he does not want to fight and from whom he claims no relief. And secondly, if the court is satisfied that the presence of a particular person is necessary to effectively and completely adjudicate all the dispute between the parties, irrespective of the wishes of the plaintiff, the court may exercise the power and join a person as a party to the suit. तो देखिए, एक कंसिडरेशन जो कोर्ट हमेशा दिमाग में रखता है वो ये है कि प्लेंटिफ इज द डोमिनेंस लिटिस, मास्टर ऑफ द सूट, तो उसको थोड़ा सा उसे कंसिडरेशन देना पड़ेगा. लेकिन पर कॉन्ट्रा, अगर कोर्ट इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि किसी पर्सन की प्रेजेंस जरूरी है कोर्ट में टू इफेक्टिवली एंड कंप्लीटली एडजुडिकेट ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, तो अगर प्लेंटिफ ना भी चाहे तब भी कोर्ट कैन एक्सरसाइज दिस पावर. ठीक है. अब ये जितनी भी बात मैंने अभी बोली, इट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम, डिसाइडेड ऑन 23 मई 1958. अब जब भी आप रूल 10 के सब रूल 2 पे आंसर लिख रहे हैं तो ये केस लॉ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी एसेंशियल. और इस केस में प्रिंसिपल्स भी कुछ हेल्ड हुए थे. पहला प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा जो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया, दैट द क्वेश्चन ऑफ एडिशन ऑफ द पार्टीज अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी is generally not one of initial jurisdiction of the court but of judicial discretion, which has to be exercised in view of all the facts and circumstances of the particular case. But in some cases, it may raise controversies as the power of the court in contradistinction to its inherent jurisdiction, or in other words, of jurisdiction in a limited sense, which is used in section 115 of the code. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इस प्रिंसिपल में ये आपको कह रहा है कि ये यूजुअली जुडिशियल डिस्क्रेशन का क्वेश्चन होता है, नॉट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है. लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे ये एक लिमिटेड सेंस में जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन बन जाए, पर ये इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है. ये रिविजनरी प्रोसीडिंग्स के पर्पस के लिए जो लिमिटेड क्वेश्चन होता है जुरिस्डिक्शन का, उस लेवल तक रहता है. Second principle that was held was that the suit relating to property, that in a suit relating to property, in order that a person may be added as a party, he should have a direct interest as distinguished from commercial interest in the subject matter of the litigation. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ठीक है. उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए लिटिगेशन में एज अपोज टू कमर्शियल इंटरेस्ट. थर्ड प्रिंसिपल दैट वाज हेल्ड इन दिस केस, that where the subject matter of the litigation is a declaration as regards to legal character, the rule of present or direct interest may be relaxed. जब declaration हो, जैसे कि if one woman is claiming to be the wife of a particular person and it wants a declaration to that effect, तो वहां पे there is a declaration which with regards to the status or a legal character. तो उस सिचुएशन में प्रेजेंट और डायरेक्ट इंटरेस्ट का रूल रिलैक्स किया जा सकता है, जहां पे कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बाय एडिंग दैट पार्टी इट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली एडजुडिकेट अपॉन द कंट्रोवर्सी. बाय द वे, जो डेक्लेरेशन ऑफ वाइफ का जो मैटर अभी मैंने बताया, दैट वाज द सेंट्रल क्रक्स इन द केस ऑफ रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम. ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज in case covered by those statutory provisions जो specific relief act में है, namely section 34 and 35 which relates to the topic of declaration, उसके context में court बोलता है कि in cases covered by those statutory provisions of specific relief act, the court is not bound to grant the declaration prayed for on a mere admission of the claim by defendant if the court has reasons to insist upon the clear proof apart from admission. Sixth is, and the last principle, that is that the result of a declaratory decree on the question of status, such as in controversy in the instant case,
affects not only the parties actually before the court but generations to come. And in the view of this consideration, the rule of present interest or direct interest as evolved by case laws may be relaxed because it does not apply with full force in the present case. वैसे ही the rule laid down under Section 34 of the SRA Specific Relief Act is not exactly a rule of res judicata. It is narrower in one sense and wider in another. अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस जजमेंट में, क्योंकि ये जजमेंट है 1958 का, तो ये पुरानी वाली SRA को रेफर कर रहे थे. तो पुरानी वाली SRA में जो सेक्शंस थे वो थे 42 एंड 43 विच रिलेटेड टू डिक्लेरेशन. लेकिन अभी जो करंट SRA है उसमें वो सेक्शंस हैं 34 एंड 35. तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस जजमेंट में 42 या 43 पढ़ें तो उसको प्रेजेंट SRA के कंटेक्स्ट में आंसर करें जो है सेक्शन 34 एंड 35. ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस केस में हुआ क्या था. बाय द वे, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अगर आपने एज इट इज मेंशन कर दी एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स. इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसके बिना कभी भी आंसर कंप्लीट नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स बेयर एक्ट इंग्रेडिएंट्स विल प्रीसीड द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स जो है, इनको बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रीसीड करेंगे. यू विल स्टार्ट विद बेयर एक्ट प्रोविजंस फर्स्ट, उसके बाद यू विल राइट दिस डाउन. अब रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम में ये हुआ था कि जो अपेलेंट थी रजिया बेगम, शी इंस्टीट्यूटेड द सूट अगेंस्ट वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एंड अमंग अदर थिंग्स शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर अ declaration that she was the lawfully married wife of the respondent. जो हस्बैंड थे वो इस केस में थर्ड रिस्पोंडेंट थे, तो उनका नाम आया नहीं है, उनकी दूसरी वाइफ का नाम आया है. तो बेसिकली अपेलेंट ये कह रही थी कि दैट शी वाज हिज लॉफुली मैरिड वाइफ एंड ये फैक्ट पूरी सोसाइटी को पता है. देन शी ऑल्सो alleged that the husband was trying to suppress the facts in such a way that the members of his family should conclude that she was not his nikah wife. And one time he refused to openly acknowledge her as his legally wedded wife, and that this conduct on his part has cast a cloud upon her status as such wife and was affecting the rights of the issue of marriage, that is her 3 daughters. By the way, एक चीज़ बता दूँ, जो लीगल टर्मिनोलॉजी में जो इश्यूज ऑफ मैरिज जब भी आप सुने ना, तो वो जो सेटलमेंट ऑफ द इशू वाले इश्यूज नहीं होते, वो एक्चुअली सन्स और डॉटर्स को रेफर किया जा रहा है. ठीक है, तो जब ये लाइन बोली गई ना कि क्योंकि उसकी वाइफ का स्टेटस अभी क्लाउडेड हो गया है क्योंकि हस्बैंड एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो इट हैज़ अफेक्टेड द राइट्स ऑफ हर एंड also the issues which are born out of wedlock, that is her 3 daughters, उनकी भी लाइफ इफेक्ट कर रहा है. अब जो थर्ड रिस्पोंडेंट थे द हस्बैंड, उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया एडमिटिंग द क्लेम, बट ऑन द सेम डेट रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने भी एक एप्लीकेशन दायर की अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में for being impleted in the suit as defendant on the grounds that they were respectively the wife and son of the third respondent. मतलब अब 2 रिस्पोंडेंट और आ गए, 2 डिफेंडेंट और आ गए, और वो कह रहे हैं कि आई एम द वाइफ, और जो एक और सेकंड रिस्पोंडेंट था वो कह रहा है कि आई एम द सन ऑफ दिस थर्ड रिस्पोंडेंट हु इज द हस्बैंड. ठीक है, हु इज द हस्बैंड ऑफ माई मदर एंड हेंस ही इज माई फादर. दैट इज व्हाट द सेकंड रिस्पोंडेंट इज सेइंग. तो just for the sake of clarity, first respondent is the wife, second respondent is the son, third respondent is the husband, and the appellant is Razia Begum, who is also claiming to be a wife. ठीक है, और रजिया बेगम की 3 daughters हैं. फिर जब वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट और सेकंड रिस्पोंडेंट आ गए तो उन्होंने बोला कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिनाइंग द appellant, that is Razia's Begum, status as wife and status of her children as legitimate children of the third respondent. ठीक है, ये उन्होंने क्लेम किया. और फिर साथ में ये भी क्लेम किया कि ये जो सूट है it is a result of collusion between the appellant and the third respondent, and that if the appellant was declared to be lawfully wedded to the third respondent, the rights and the interest of respondent number 1 and 2 in the estate of the third respondent would be affected.
मतलब जो फर्स्ट और सेकंड रिस्पोंडेंट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सूट फाइल किया है, क्या कहते हैं, रज़िया बेगम ने हस्बैंड के खिलाफ, वो इज़ द थर्ड रिस्पोंडेंट, ये कॉल्यूजन है, मतलब ये जेन्युइन नहीं है, इट्स अ शैम। और ये सिर्फ इसलिए किया है जिससे मेरे और मेरे सन के राइट्स जो इनके स्टेट में आते हैं वो अफेक्ट हो सकें। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब और भी लोग देखे जाएंगे कि वो भी वाइफ हैं और फिर वहाँ पे डॉटर्स भी हैं, तो प्रॉपर्टी तो उनके बीच में भी शेयर होगी ना। सो बेसिकली रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 का यही कहना था कि जो सूट है वो कॉल्यूसिव इन नेचर है और वो इसलिए फाइल किया गया है जिससे मेरे और मेरे सन के राइट्स जो प्रॉपर्टी में है उन्हें अफेक्ट किया जा सके। अब इनकी ये जो एप्लीकेशन थी इसको कंटेस्ट अपेलेंट ने भी किया और थर्ड रिस्पोंडेंट ने भी किया। ट्रायल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया है और ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया अपने रिविजनल जुरिस्डिक्शन में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या लोअर कोर्ट्स ने अपनी पावर एक्सीड की है बाय डायरेक्टिंग द एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट 1 एंड 2 एज पार्टीज डिफेंडेंट्स इन द एक्शन। ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रिंसिपल्स बताए जो मैंने अभी आपको बताए, वो प्रिंसिपल्स एग्जाम में लिखने बहुत ज़रूरी हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, पावर्स नहीं एक्सीड की हैं। और देखिए, डिक्लेरेशन का जब सवाल उठता है जो कि इस सूट का सेंट्रल क्रक्स था, और यही मैटर अपील में गया था क्योंकि एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टीज की जो एप्लीकेशन थी दैट वाज अलाउड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्योंकि डिक्लेरेशन का सवाल है और जो लीगल कैरेक्टर का जो डिक्लेरेशन इट विल अफेक्ट द जनरेशंस टू कम, तो ऐसी सिचुएशन में द रूल ऑफ प्रेजेंट एंड डायरेक्ट इंटरेस्ट कुड बी रिलैक्स्ड एंड ट्रायल कोर्ट हैज़ नॉट एक्सीडेड इट्स पावर्स। ठीक है, तो अपील डिसमिस कर दी इन्होंने। और अपील डिसमिस करने का क्या मतलब हुआ इस केस में? इस केस में अपील डिसमिस करने का ये मतलब हुआ कि जो रूल 10 के सब रूल 2 में जो एडिशन ऑफ द पार्टीज है उसमें ट्रायल कोर्ट हैज नॉट एक्सीडेड इट्स ज्यूरिसडिक्शन एंड द ट्रायल कोर्ट इज वेल विद इन इट्स पावर टू ऐड दोज पार्टीज। ठीक है, कि एक बार इशू अच्छे से ही डील हो जाए, है ना। क्योंकि एक बार अगर कोर्ट ये इस बात को लेके सेटिस्फाइड हो गया दैट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिवली and completely adjudicating all the disputes between the parties, then the court may exercise its discretion under Rule 10 Sub Rule 2। ठीक है, और कोर्ट ने वही किया कि भाई एक ही बार में डिटरमाइन कर लें कि दोनों वाइफ्स में से वो इज इंटाइटल टू वाइफ और क्या और कौन एक्चुअली में लीगली वेडेड वाइफ है। क्योंकि भाई डिफेंडेंट ने तो एडमिट कर लिया था ना कि हाँ ये लीगली वेडेड वाइफ है रजिया बेगम। अब ऐसे केस में जब फर्स्ट और सेकंड रिस्पोंडेंट आए, फर्स्ट रिस्पोंडेंट का तो नाम दिया है साहिबजादी अनवर बेगम, अब उसमें कोर्ट को लगा कि वो भी सही बात बोल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूट हमारे सामने सिर्फ एक शैम कॉन्टेस्ट है, कॉल्यूजन है, और ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो दूसरी वाइफ हैं इनके इंटरेस्ट को डिफीट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो कोर्ट को लगा कि एक ही बार में सारी चीज़ें डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फिर कौन सा ग्राउंड सेटिस्फाइड हो गया? ये वाला ग्राउंड सेटिस्फाइड हो गया दैट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स is necessary for effectively and completely adjudicating upon all the disputes between the parties. It should be settled once and for all. ठीक है, तो ये केस याद रखिएगा और उसके प्रिंसिपल्स याद रखिएगा। देखिए, केस के जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल्स याद रखने की ज़रूरत है। मेन फैक्ट्स तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको बाकियों से अच्छा समझ में आए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना फैक्ट्स जाने कभी कभी प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल से ही काम चल जाता है, आपको फैक्ट्स नहीं ध्यान में रखने होते हैं। पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं खासतौर से सिविल लॉ में जहाँ पे प्रॉपरली प्रिंसिपल से अप्रिशिएट करने के लिए आपको फैक्ट्स भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, उन्हीं जगह पे मैं आपको फैक्ट्स एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट। व्हाट इज द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट विल एक्सरसाइज इज डिस्क्रेशन। देखिए, टेस्ट ये नहीं है कि प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटिस, ये तो एक रेलेवेंट ग्राउंड है। यूजुअली कोर्ट को डोमिनस लिटिस की पावर से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि भाई जिसके खिलाफ प्लेंटिव रिलीफ नहीं क्लेम कर रहा क्यों उसे ऐड कर रहे हो,
है ना, जिसके खिलाफ वो लड़ना नहीं चाहता, क्यों उसे लड़वा रहे हो? टेस्ट एक्चुअली बिफोर कोर्ट इज that whether the presence of such party is required for full and complete adjudication of the dispute. This is the test before court. तो मेन क्वेश्चन कोर्ट हमेशा अपने आप से यही पूछेगा, और अगर इसका आंसर अफर्मेटिव में है, इसका आंसर है हाँ, देन द कोर्ट विल ऐड द पार्टी। ठीक है, अब जरा हम थोड़े आगे के भी सब रूल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग और केस लॉ डिस्कस करेंगे। ये क्योंकि सीपीसी में ना थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट होते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ना बहुत धीरे से समझना चाहिए, आराम से समझना चाहिए, क्योंकि जिससे ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा अगर रश कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉइंट एकदम बाउंसर ही चला जाए, समझ ही में ना आए। तो देखिए सब रूल 3 देखिए, रूल 10 का वो कहता है नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिव सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और as a next friend of the plaintiff under any disability without his consent। ठीक, सो फार सो गुड। नेक्स्ट फ्रेंड की सिचुएशन वहीं पे आती है जब मेन प्लेंटिफ माइनर हो। ठीक है, फोर्थ सब रूल है वो कहता है कि वेयर अ डिफेंडेंट एडेड द प्लेंट टू बी अमेंडेड, वेयर अ डिफेंडेंट एडेड द प्लेंट शैल unless the court otherwise directs be amended in such a manner as may be necessary, and the amended copies of the summon and of the plaint shall be served on the new defendant and if the court thinks fit on the original defendant। ठीक है, नए डिफेंडेंट पे वो जो समन की कॉपीज हैं और जो प्लेंट की कॉपीज हैं वो सारी उसे दी जाएंगी, प्लेंट अमेंड होगी, और अगर कोर्ट चाहे तो यही सेम कॉपीज ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी प्रोवाइड कर दे। अब सब रूल 5 देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22, the proceedings as against any person added as a defendant shall be deemed to have begun only on the service of summon। ठीक है, अब ये जो नई लिमिटेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 21 है, जो अभी प्रेजेंट लिमिटेशन एक्ट है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1877 इज नॉट इन फोर्स करेंटली। द लिमिटेशन एक्ट वी हैव इज लिमिटेशन एक्ट 1963, तो उसमें सेक्शन 21 को से आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, करंट लिमिटेशन एक्ट में वो सेक्शन 22 नहीं है, वो सेक्शन 21 है। ठीक, इट इज सेक्शन 21। एक दूसरा केस लीजिए, अनिल कुमार वर्सेस शिवनाथ। इसका साइटेशन 1995 वॉल्यूम नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 147। इसमें ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था और कहा था कि दो द कोर्ट में हैव द पावर टू स्ट्राइक आउट द नेम of the party improperly joined or add a party either on the application or without application of either party, but the condition precedent is that the court must be satisfied that the presence of such party to be added would be necessary in order to enable the court to effectually and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. The object of the rule is to bring on record all the persons who are parties to the dispute relating to the subject matter so that the dispute may be determined in their presence at the same time without any protraction, inconvenience and to avoid multiplicity of the proceedings। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो प्रैक्टिस के पर्पस से बहुत रेलेवेंट है बट एग्जाम के पर्पस से नहीं, छोटा सा पॉइंट है, वो है मोहन राज वर्सेस सुरेंद्र कुमार तपारिया का जजमेंट। इट वाज डिसाइडेड ऑन 12 अगस्त 1968। अब इसमें एक सिचुएशन थी कि स्टैट्यूट जो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, उसने मैंडेट किया था कि एक सर्टेन पर्सन को ऐड करना ज़रूरी है, वो नेसेसरी पार्टी है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन था, और एक्ट ने लिखा था कि अगर उसे नहीं ज्वाइन किया देन द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल ऑफ पिटीशन विल फॉलो फॉर द नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी। ठीक है, ये उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का मैंडेट था। अब सिचुएशन ये थी कि भाई अगर उस पर्सन को नहीं ऐड किया गलती से, तो क्या बाय रिजॉर्टिंग टू ऑर्डर 1 रूल 10 या ऑर्डर 6 रूल 17 जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स है, ठीक है, अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स एक दूसरी सिचुएशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऑर्डर 1 रूल 10 पे फोकस करिए, कि बाय रिजॉर्टिंग टू ऑर्डर 1 रूल 10 और बाय रिजॉर्टिंग टू ऑर्डर 6 रूल 17 कैन
party avoid the consequence of the non-joinder for which a special provision has been made in the act. अगर special provision किसी act में made है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका आंसर ये दिया that court can order an amendment and even the strike out a party who is not necessary, but where the act makes a person a necessary party and provides that the petition shall be dismissed if such party is not joined, the power of amendment or to strike out the parties cannot be used at all. The CPC applies subject to the provision of Representation of People's Act and any rules made thereunder. When the act enjoins the penalty of dismissal of the petition for non-joinder of the party, the provision of CPC cannot be used as a curative means to save the petition. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर एक्ट नहीं मेंशन कर रखा कि अगर आपने इस नेसेसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया तो डिसमिस कर देंगे सूट, कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेचर ने मैंडेट दिया है, तब यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू दीज प्रोविजंस. तो इस केस लॉ से हमें एक प्रिंसिपल मिलता है कि अगर किसी भी स्पेशल स्टैट्यूट ने, जैसे इसमें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट थी, लेकिन हम इसका प्रिंसिपल और भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं कि लेट अस सपोज देयर इज सम अदर स्पेशल स्टैट्यूट जिसने मेंशन किया है अगर इस नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो कोर्ट को सूट डिसमिस कर देना है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट्स कैन नॉट हैव रिजॉर्ट टू द रूल ऑफ रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का. अगर किसी स्पेशल स्टैट्यूट में बाकायदा ये प्रोविजन है कि इस नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया तो पिटीशन डिसमिस करना ही है कोर्ट को, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 6 रूल 17. ठीक है, ये एक पॉइंट मुझे बस डिस्कस करना था छोटा सा. अब नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए, ये रेलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी. वो ये है कि किसी भी पार्टी को इस तरीके से नहीं ऐड किया जा सकता एज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन और टू ऑल्टर द नेचर ऑफ द सूट. राइट इट डाउन समवेयर. A party cannot be added so as to introduce a new cause of action or to alter the nature of the suit. इस पॉइंट पे केस लॉ है रमेश हीराचंद कुंदलमल वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, डिसाइडेड ऑन 4 मार्च 1992. अब बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे इस केस के. पहले मैं आपको फैक्ट्स बता दूं. देखिए, एक डीलरशिप अग्रीमेंट में जो अपेलेंट थे रमेश हीराचंद, he was in possession of a service station erected on a land which was held by the second respondent, that was Hindustan Petroleum Corporation. ठीक है, Hindustan Petroleum Corporation was the second respondent in this case and Hindustan Petroleum Corporation was a leasee. ठीक है, leasee to whom? To the municipal corporation. उन्होंने फिर यही जो land था he further let it out to the appellant which is रमेश हीराचंद. तो हमारे सामने 3 पार्टीज हैं. पहला रमेश हीराचंद जो अपेलेंट है, फिर फर्स्ट रिस्पोंडेंट दैट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देन द सेकंड रिस्पोंडेंट दैट इज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वाज द लीसी. ठीक, अब सर्विस स्टेशन कंसिस्टेड ऑफ अ पेट्रोल पंप इन अ ग्राउंड फ्लोर एंड अ स्ट्रक्चर विद एन ओपन टेरेस फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, इट इश्यूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 351 ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट टू मिस्टर रमेश हीराचंद कुंदनमल हु इज द अपेलेंट. उनको ये उन्होंने नोटिस भेजी कि ये जो 2 चैटल्स जो आपने टेरेस पे बनाए हैं और जो ग्राउंड पे हैं, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, वरना हम आके डिमोलिश कर देंगे. ये बेसिकली वाज द एसेंस ऑफ नोटिस. अब जो अपेलेंट थे रमेश हीराचंद, वो सिटी सिविल कोर्ट भागे और सिटी सिविल कोर्ट में उन्होंने नोटिस को चैलेंज किया और एक इंजंक्शन के लिए प्रेयर डाली कि उनको एक इंजंक्शन मिल जाए अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर. कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया. इंटरिम इंजंक्शन ये है कि टिल द टाइम आई एम डिसाइडिंग, फॉर द टाइम बीइंग, अभी आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन नॉट डिस्ट्रॉय दोज स्ट्रक्चर्स. ठीक है, उसके बाद जब ये इंजंक्शन मिल गया तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन थे, इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली सिटी सिविल कोर्ट में और एप्लीकेशन में लिखा कि इनको इम्प्लीड करना चाहिए एज एन एडिशनल डिफेंडेंट इन द सूट
ऑन द ग्राउंड कि इनके पास मटेरियल्स हैं दिखाने को कि कंस्ट्रक्शन जो है वो अनऑथराइज्ड है या इलीगल है, और साथ में इन्होंने बोला कि वो एक नेसेसरी पार्टी है लिटिगेशन के लिए, ठीक। द कोर्ट डायरेक्टेड द ट्रायल कोर्ट डायरेक्टेड द अपेलेंट to add the second respondent as a defendant and amend the plaint suitably, rejecting the appellant's contention that the second respondent was neither a necessary party nor a proper party to be impleted in the suit. मतलब बेसिकली कि जो एप्लीकेशन जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने ट्रायल कोर्ट को दी थी वो अलाउ हो गई, और ट्रायल कोर्ट ने बोला इनको कि आप अपनी प्लेंट अमेंड करिए और आई एम एंड ऐड दिस पर्सन एज अ डिफेंडेंट। अब ये कहते रहेगा कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, प्रॉपर पार्टी भी नहीं है, इनको नहीं ऐड करना चाहिए, पर ट्रायल कोर्ट ने इनकी एक ना सुनी। फिर ये मैटर गया हाई कोर्ट, इन्होंने रिट साइड पे चैलेंज किया कि ट्रायल कोर्ट शुडंट हैव मेड दिस ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट को इम्प्लीड नहीं करना चाहिए था ये जो सेकंड रिस्पोंडेंट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर किया। हाई कोर्ट में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनकी ना चली वहाँ पे, इनका केस डिसमिस हो गया वहाँ पे, सॉरी पिटीशन डिसमिस हो गया वहाँ पे। फिर ये जब अपील पे गए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ग्राउंड लिया। क्या ग्राउंड लिया? इन्होंने बोला कि मैं अपेलेंट वो इज प्लेंटिव टू द सूट, मैं डोमिनस लिटस हूं एंड देयरफॉर मुझे फोर्स नहीं किया जा सकता टू ज्वाइन द सेकंड रिस्पोंडेंट दैट इज कॉर्पोरेशन एज अ डिफेंडेंट। द सेकंड रिस्पोंडेंट was neither a necessary party nor a proper party to the suit. इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन में, एंड इनकी प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है टू एडजुडिकेट अपॉन एंड सेटल ऑल द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द सूट। नाइदर इट्स प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द रियल मैटर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनका एडिशन वुड एनलार्ज द इशू इन द सूट एंड द trial court cannot direct the addition of the parties against the wishes of the plaintiff, who could not be compelled to proceed against a person against whom he did not claim any relief। ठीक है, तो बेसिकली ये डोमिनस लिटिस की डॉक्ट्रिन पे रिलाई कर रहे थे और कह रहे थे कि डोमिनस लिटिस के भी अलावा जो अगर आप सेकंड रिस्पोंडेंट की प्लीज देखें तो आपको ये पता चलेगा ये ना इधर नेसेसरी पार्टी हैं ना प्रॉपर पार्टी हैं, और ना मैंने इनके खिलाफ कोई रिलीफ क्लेम किया है। साथ में इनकी प्रेजेंस is not necessary for the purpose of deciding the real matter in the suit. Neither his presence is necessary for a complete and effective adjudication. On the contrary, his presence would only enlarge the issues that are involved in the suit. ठीक है, तो ये मेन ग्राउंड थे इनके। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे एक कंटेंशन दिया और बोला कि सेकंड रिस्पोंडेंट को सुनना जरूरी है क्योंकि रिस्पोंडेंट लीसी है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज द लीसी, दैट इज वाई उनको सुनना जरूरी है। अब बेसिकली ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों कह रहा है सेकंड रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे? क्योंकि जो सेकंड रिस्पोंडेंट हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये भी ग्राउंड साथ में लिया था कि जो मटेरियल्स उन्होंने बताया ना कि आई हैव मटेरियल्स टू शो दैट द कंस्ट्रक्शन आर अनऑथराइज्ड, वो बेसिकली ये दिखाना चाहते थे कि देखिए लीज एग्रीमेंट में भी जितनी बातें थी और डीलरशिप एग्रीमेंट में भी जितनी बातें थी उनका वायलेशन किया है रमेश हीराचंद ने। ठीक है, बेसिकली उनका कहना ये था। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उनको लगा कि अरे ये सारे ग्राउंड्स तो हमें सपोर्ट करेंगे और हम केस जीत जाएंगे। देखिए फिर क्या हुआ। कोर्ट ने बोला आफ्टर रेफरिंग टू द केस लॉ ऑफ रजिया बेगम वर्सेस अनवर बेगम, और भी थोड़े केस लॉज देखे, फिर कोर्ट ने बोला कि जो सब रूल 2 है रूल 10 का, वो कोर्ट को बहुत वाइड डिस्क्रेशन देता है टू मीट एवरी केस ऑफ डिफेक्ट ऑफ द पार्टीज एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इनएक्शन ऑफ द प्लेंटिव टू ब्रिंग द नेसेसरी पार्टीज ऑन रिकॉर्ड। The question of the impediment of the party has to be decided on the touchstone of Order 1 Rule 10, which provides that only a necessary or a proper party may be added. A necessary party is the one without whom no order can be made effectively. A proper party is the one in whose absence an effective order can be made, but whose presence is necessary for a complete and final decision on the questions involved in the proceeding. The addition of the parties
is generally not a question of initial jurisdiction of the court, but of a judicial discretion, which has to be exercised in the view of all facts and circumstances of a particular case. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि plaintiff is no doubt a dominus litis and he is not bound to sue in every possible adverse claimant in the same suit. कि हर सिचुएशन में वो सबको sue करे, it is not necessary. He may choose to plead only those persons as defendant against whom he wishes to proceed through Order 1, Rule 3, and to avoid multiplicity of the suit and needless expense, all persons whom the right to relief is alleged to exist may be joined as defendants. However, the court may at any stage of the suit direct addition of the parties. A party can be joined as defendant even though the plaintiff does not think that he has any cause of action against him. Rule 10 specifically provides that it is open to the court to add at any stage of the suit a necessary party or a person whose presence before court may be necessary in order to enable the court to effectually and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिस्पोंडेंट्स ने सीरियसली इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया है कि जो सेकंड रिस्पोंडेंट है कि इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्टी, कि विदाउट देयर प्रेजेंस एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड, इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया है रिस्पोंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटायर केस डिपेंड्स अपॉन द ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूल इन द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज whose presence before court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, जैसा कि सब रूल 2 ऑफ रूल 10 में लिखा है, जो मैंने आपको मार्क भी करवाया है. फिर सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू जॉइन अ पर्सन whose presence is necessary for the prescribed purpose and cannot under the rule direct the addition of the parties whose presence is not necessary for that purpose. If the intervener has a cause of action against the plaintiff relating to the subject matter of the existing action, the court has the power to join the intervener so as to give effect to the primary object of the order, which is to avoid multiplicity of the actions. After referring to the ratio of Razia Begum versus Sahibzadi Anwar Begum, the Supreme Court said that a clear distinction has to be drawn between the suits relating to property and those in which the subject matter of litigation is a declaration as regards to the status or legal character. In the former category, that is the suit relating to property, the rule of present interest as distinguished from commercial interest is required to be shown before a person may be added as a party. Then the Supreme Court said that it cannot be said that the main object of the rule is to prevent multiplicity of the actions, though it may incidentally have that effect. But that appears to be a desirable consequence of the rule rather than its main objectives. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ये इसका इफेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस पर्सन को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, वो प्रेजेंस इज नेसेसरी एज अ पार्टी, मतलब जो नेसेसरी पार्टी है. merely for the fact that a person has a relevant evidence to give on some of the question involved, that would only make him a necessary witness but not a necessary party. The only reason which makes it necessary to make a person a party to an action is that he should be bound by the result of the action and the question to be settled. Therefore, must be a question in an action which cannot be effectually and completely settled unless he is a party. The line has been drawn on wider construction of the rule between direct interest or the legal interest and commercial interest. It is therefore necessary that a person must be directly or legally interested in the action. That is, he can say that the litigation may lead to a result which will affect him legally, that is by curtailing his legal rights. Then the Supreme Court said that it is difficult to say that the rule contemplates joining as a defendant a person whose only object is to prosecute his own cause of action. Then Supreme Court affirmed some English judgments and approved it. और एक केस में, that is Dolphus Meage वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड में लॉर्ड डेवलिन का जो एक स्टेटमेंट था रिगार्डिंग द टेस्ट, उसको कोट किया. द टेस्ट इज
may the order for which the plaintiff is asking directly affect the intervener in the enjoyment of his legal rights? अगर इसका आंसर है हाँ तो उसको इंटरवीनर को आप इम्प्लीट करिए, अगर इसका आंसर है ना देन डोंट. अगर उसके लीगल राइट्स अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं देन व्हाई डज ही वांट टू ज्वाइन. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा लॉ डिस्कस करने के बाद वो सीधे फैक्ट्स पे आया और बोला कि इट हैज बीन strenuously contended before us that the second respondent has no interest in the subject matter of the litigation and the presence of respondent is not required to adjudicate upon the issue involved in the suit for the purpose of deciding the real matter involved. It is pointed out that the subject matter in the suit is the notice issued by the municipal corporation to the appellant and the issue is whether the notice issued is justified or not. The Hindustan Petroleum Corporation Limited is interested in supporting the municipal corporation and sustaining the action against the appellant. But that does not amount to any legal interest in the subject matter in the sense that the order, if any, either in the favor of the appellant or against the appellant would be binding on the respondent. It is true, being the lessee of the premises, the Hindustan Petroleum Corporation Limited has an answer for the action proposed by the municipal corporation against the appellant. But for the purpose of granting relief sought for by the appellant by examining the justification of the notice issued by the municipal corporation, it is not necessary for the court to consider the answer. If that be so, the presence of the respondent cannot be considered as necessary for the purpose of enabling court to effectively and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. The appellant in the present case is proceeded against by the municipal corporation for the alleged action in violation of municipal laws. The grievance of the respondent against the appellant, if any, could be only for the violation of the agreement, and that is based on a different cause of action. The consolidation of these two in the same suit is neither contemplated nor permissible. Basically, Supreme Court ने क्या कहा? Supreme Court ने, after applying the law on the facts, Supreme Court said कि जब हम इस केस को देखते हैं तो हमें यह चीज पता चलती है कि इस जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन है दैट इज कि जो नोटिस जो अपेलेंट को मिली है फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डिमोलिशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर वो जस्टिफाइड है या नहीं. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने अग्रीमेंट को लेके इंटरेस्टेड है जो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपेलेंट को जो नोटिस भेजी थी वो इस ग्राउंड पे भेजी थी कि इट इज इन वायलेशन ऑफ द म्युनिसिपल लॉज, वाइल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की ग्रीवेंस है दैट इज दैट रमेश हीराचंद, दैट इज द अपेलेंट, ही एक्टेड इन द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट जो डीलरशिप एग्रीमेंट था. सो दीज टू आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन और इनका कंसोलिडेशन इन द सेम सूट इज नाइदर कंटेम्पलेटेड नॉर परमिसेबल. फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज देखी कि जो सिटी सिविल जज है उसने पैरा 32 में अपने ऑर्डर में लिखा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज द प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी एंड इट्स प्रेजेंस इज नेसेसरी एंड फॉर कंप्लीट एंड प्रॉपर एडजुडिकेशन फॉर द कॉज ऑफ एक्शन इन द सूट. हाई कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को कंफर्म करते हुए लिखा है कि द नोटिस इज इश्यूड and it is challenged in respect of the structure which belongs to the second respondent and the respondent's presence is necessary for the effective adjudication. दोनों ने अप्रूव किया कि हाँ जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है उनका प्रेजेंस जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही कोर्ट्स ने गलती की है, हाई कोर्ट ने भी और सिटी सिविल जज ने भी, और बोला कि दे हैव अज्यूम्ड कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन इज द स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन इज नॉट द स्ट्रक्चर, बल्कि स्ट्रक्चर पे दो चैटल्स जो बिल्ड है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट. फिर द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है इट हैज नो इंटरेस्ट इन दीज चैटल एंड द डिमोलिशन ऑफ द सेम in pursuance of the notice is not a matter which affects the legal rights of them. So the courts below have failed to note that the second respondent has no direct interest in the subject matter of the litigation and the addition of the respondent would result in causing serious prejudice to the appellant and the substitution or addition of a new cause of action would only widen the issue which is required to be adjudicated and settled. The mere fact
that a fresh litigation can be avoided is no ground to invoke the power of the court under such rule. We therefore are of the view that the courts below are wrong in concluding that the second respondent is a necessary or proper party to be added as a defendant in the present suit instituted by the appellant. So the Supreme Court allowed the appeal of Ramesh Hirachand. तो ये फैक्ट्स मैंने आपसे क्यों डिस्कस किए? ये फैक्ट्स मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वोल एम्बिट में ये जो सेक्शन कह रहा हूँ, रूल 10 कि सब रूल 2 का जो एम्बिट है वो है कितना, ठीक है? और नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज आर नॉट द टर्म्स टू बी जस्ट थ्रोन अराउंड, कि ये सिर्फ वैसे टर्म्स है जो आपने बोल दिया फिर ऑपोजिट पार्टी को मानना पड़ेगा. नो, ऐसा नहीं है. ये देखा जाता है कि ये है भी या नहीं. फिर अगर आप इम्प्लीट कर रहे हैं तो रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम के भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे. इस केस में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन थी उसका एम क्या था मेन? वो ये दिखाना चाहते थे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इट इज इन वायलेशन ऑफ व्हाट? इट इज इन वायलेशन ऑफ माय डीलरशिप एग्रीमेंट. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो नोटिस भेजी थी वो किस बेसिस पे भेजी थी? कि वो सेक्शन 351 के वायलेशन में आपने जो 2 चैटल्स बिल्ड किए हैं स्ट्रक्चर पे, दे आर रॉन्ग, उनको डिमोलिश करिए. तो जो अपेलेंट जब ट्रायल कोर्ट सबसे पहली बार गया था तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन ये था कि द नोटिस इज नॉट वैलिडली इशूड एंड ही डिमांडेड अ रिलीफ ऑफ इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर. वाइल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो सोल ग्राउंड ये था कि भाई ये मेरे डीलरशिप एग्रीमेंट के खिलाफ है और मेरे पास मटेरियल से दिखाने को कि ये स्ट्रक्चर इलीगल है. तो देखिए ये चीजें ना आपको नेसेसरी विटनेस बना सकती है पर नेसेसरी पार्टी नहीं. नेसेसरी पार्टी तो तब होगा ना व्हेन यू आर बाइंडेड बाय द डिसीजन ऑफ द सूट. जब डिसीजन ऑफ द सूट आइदर वे विल नॉट अफेक्ट यू, देन हाउ आर यू नेसेसरी और अ प्रॉपर पार्टी? यू आर नॉट. और मेयर फैक्ट की एक फ्रेश लिटिगेशन अवॉइड हो सकता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अवॉइड हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू क्लब टुगेदर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अंडर दिस रूल. ऐसा नहीं कर सकते आप. दैट वाज द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. एंड दिस जजमेंट इज अ लोकस क्लासिकस. ये लोकस क्लासिकस है, तभी मैंने इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया. और इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था जिससे आप फैक्ट्स प्रॉपरली समझ पाएं और अप्रिशिएट कर पाएं कि इस रूल की लिमिटेशन क्या है. क्योंकि ओवरऑल पढ़ने में आपको अनलिमिटेड लगेगा, लेकिन इस रूल्स की भी लिमिटेशन होती हैं. देखिए पावर्स वाइड है, पर नॉट विस्टैंडिंग दैट दे आर वाइड, दे आर ऑल्सो लिमिटेड. ठीक है, तो आपको लिमिटेशन भी बताना ज़रूरी था. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू. अब जरा मैं सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ता हूँ क्योंकि वो थोड़ा रेलेवेंट होगा थोड़ा शॉर्ट वाइल में. सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कहता है effect of substituting or adding a new plaintiff or a defendant. It says that where after institution of a suit a new plaintiff or defendant is substituted or added, the suit as regards him be deemed to have been instituted when he was made a party, provided where the court is satisfied that the omission to include the new plaintiff or defendant was due to a mistake made in good faith, मतलब bona fide mistake थी, then it may direct the suit as regards such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date. बेसिकली इस रूल से एक इफेक्ट होता है कि देखिए मान लीजिए अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर गया, सूट चल रहा है और पता चला कि एक डिफेंडेंट को ज्वाइन करना रह गया और वो मिस्टेक बोनाफाइड थी, देन इट इज परमिसिबल फॉर यू टू ज्वाइन दैट पर्सन. नाउ योर subsection 2 of section 21 reads that nothing in this section shall apply to a case where party is added or substituted owing to assignment, devolution of any interest during pendency of the suit, or where plaintiff is made a defendant or defendant is made a plaintiff. ये जो लाइन आपने देखी ना, plaintiff is made a defendant और defendant is made a plaintiff, इसको ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टीज कहते हैं. ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टीज. अब थोड़े और जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं. लोकस क्लासिकस तो हो गए. Now this judgment is Pankaj Bhai, Ramesh Bhai versus Jeta Bhai, Kala Bhai. Reported in 2017, volume number 9, Supreme Court cases, page number 700. उसमें it was held that Order 1 Rule 10 of CPC enables the court to add any person as a party at any stage of the proceeding. If such a person is a proper party and submitted that in view of Order 1 Rule 10 of CPC read with proviso to Section 21 of the Limitation Act,
the implied application cannot be said to be barred by limitation. In that judgment, it was categorically held that Order 1, Rule 10 of CPC enables the court to add any person as a party at any stage of the proceeding. If the person whose presence in the court is necessary in order to enable the court to effectively and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. Avoidance of multiplicity of the proceedings is also one of the objects. देखिए, one of the objects बोला है, not the main object. तो रमेश हीराचंद वाला पॉइंट याद रखिएगा कि वो अफेक्ट होता है, पर ये नहीं कहा जा सकता इट इज द सोल और मेन ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. The Supreme Court said in the judgment that was reported in 2017 that avoidance of multiplicity of proceeding is one of the objects of the said provision. Order 1 Rule 10 of CPC empowers the court to substitute a party in the suit who is a wrong person with the right person. If the court is satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and also that it is necessary for the determination of real matter in controversy to substitute a party in the suit, it may direct it to be done. When the court finds that in the absence of the person sought to be impleted as a party to the suit, the controversy raised in the suit cannot be effectively and completely settled, the court would do justice by impleading such persons. Order 1, Rule 10, Sub-Rule 2 of CPC gives wide discretion to the court to deal with such a situation which may result in prejudicing the interest of the affected party if not impleaded in the suit and where the impleadment of the said party is necessary and vital for the decision of the suit. The next judgment that we shall refer is Mumbai International Airport versus Regency Convention Center. AIR 2010 Supreme Court page number 3109. It was reported in AIR. ठीक है. इस judgment में Supreme Court gave some illustrations regarding the exercise of the discretion for adding parties. कुछ illustration दिए थे. The first illustration that it gave is that if a plaintiff makes an application for impleading a person as a defendant on the ground that he is a necessary party, the court may implead him having regard to the provision of Rule 9 and Rule 10, Sub-Rule 2 of Order 1. If the claim against such person is barred by limitation, it may refuse to add him as a party and even dismiss the suit for non-joinder of a necessary party. अब देखिए, ये जो मे शब्द का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के किया है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू एम्फसाइज कि ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 21 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा, इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो नॉट विथ स्टैंडिंग लिमिटेशन उसको इम्प्लीट करने दिया जाएगा. ठीक है. और सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट में क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि वेयर कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाज ड्यू टू अ मिस्टेक मेड इन गुड फेथ, it may direct the suit as regards to such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date. ठीक है. लेकिन अगर गुड फेथ लैकिंग है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963. अब देखिए, जो रूल 10 का सब रूल 5 है उसमें लिमिटेशन एक्ट 1877 मेंशन की गई है और उसका सेक्शन 22. लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1877 के बाद आई थी लिमिटेशन एक्ट 1908, और करेंटली जो लिमिटेशन एक्ट इन फोर्स है वो है लिमिटेशन एक्ट 1963. आप कौन सी लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चलेंगे, लिमिटेशन एक्ट 1963 विच इज करेंटली इन फोर्स. बाकी की लिमिटेशन एक्ट्स आर नॉट इन फोर्स. So you will be reading section 22 in the context of section 21 of the Limitation Act 1963. ठीक है? So always remember this illustration has to be read subject to section 21 of the Limitation Act 1963. Second illustration is if the owner of a tenanted property enters into an agreement for the sale of such property without physical possession. In a suit for specific performance by the purchaser, the tenant would not be a necessary party. ठीक? अगर ओनर ऑफ द टेनेंटेड प्रॉपर्टी इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी विद अनदर पर्सन, तो अगर वो दूसरा पर्सन फाइल्स अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में जो टेनेंट है वो नेसेसरी पार्टी नहीं होता अगर फिजिकल पोजेशन डिमांड नहीं की गई है तो. ठीक. बट इफ इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एन एडिशनल प्रेयर फॉर फिजिकल पोजेशन
from the tenant in possession has been demanded, then tenant will be a necessary party. ठीक है? Third illustration that has been given is if a person makes an application for being impleaded contending that he is a necessary party, and if the court finds that he is a necessary party, it can implead him. If the plaintiff opposes such impleadment, then instead of impleading such party who is found to be a necessary party, the court may proceed to dismiss the suit by holding that applicant was a necessary party, and in his absence, the plaintiff was not entitled to any relief in the suit. The fourth illustration that the Supreme Court gave in this case is that if an application is made by a plaintiff for impleading someone as a proper party, then subject to limitation, bona fides, etc., the court will normally implead him if he is found to be a proper party. On the other hand, if a non-party makes an application seeking impleadment as a proper party and the court finds him to be a proper party, the court may direct his addition as a defendant. But if the court finds that his addition will alter the nature of the suit or introduce a new cause of action, it may dismiss the application even if he is found to be a proper party. If it does not want to widen the scope of the specific performance suit, or court may direct such applicant to be impleaded as a proper party either unconditionally or subject to terms. अब एक छोटी सी चीज जान लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर 1 रूल 10 एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. देखिए, ऑर्डर 1 रूल 10(2) ऑफ सीपीसी, रूल 10 सब रूल 2 ऑफ सीपीसी covers two types of cases. A, the party who ought to have been joined but has not been joined is a necessary party, and B, a party whose presence is necessary for effective and complete adjudication. On the other hand, Order 6, Rule 17 of the Code deals with amendment with the leave of the court by a party of his own pleading, and if such an amendment is necessary for the determination of real question in controversy. ये Order 6 Rule 17 का ground है. Order 6 Rule 17 is therefore wider in its scope and ambit than Order 1 Rule 10, though the latter also confers on even the court to add or strike off party to an action, जो Rule 10 confer करता है. The object of Order 1 Rule 10 Sub Rule 2 of CPC is to bring before court all the persons at the same time who are involved in the dispute relating to the subject matter, so that the dispute may be determined at the same time without delay, inconvenience and expenses on separate actions and trials. Order 6 Rule 17 of CPC deals with amendment with the leave of the court by a party of his own pleadings, if such an amendment is necessary for the determination of real question in controversy. तो ये एक बेसिकली डिफरेंस था. अगर कभी भी आ जाए तो यू कैन आंसर इट. वैसे आएगा नहीं, कभी पूछा तो गया नहीं आज तक. अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक गाइडलाइंस जो ऑर्डर 1 में होती हैं उनसे तो हम लोग ने डील कर लिया, ठीक है, प्राइमरली. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक बेसिक फ्रेमवर्क मैं अभी आपका तैयार कर रहा हूँ. मैं अभी आपको ज़्यादा एडवांस पॉइंट पे नहीं ले जाना चाहता, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. लेकिन मैंने आपको ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट और उसके इम्प्लीडमेंट का भी स्टडी नोट्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि उसका इशू 3 जगह पे जाता है. एक, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो रहा है तो सेक्शन 19 ऑफ द SRA वहाँ पे जाएगा, सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और आपका ऑर्डर 22 रूल 10 अलॉन्ग विद ऑर्डर 1 रूल 10. ये सारे इशू फिर एक साथ मिल के आते हैं. तो बेसिकली ये आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं आएगा ये. लेकिन फिर भी मैंने आपके स्टडी नोट्स में दे दिया है, जस्ट इन केस अगर आपका इंटरेस्ट हो ये सारी चीज़ें जानने में. जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें कॉमन है. बेसिकली शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जो ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट होता है, ही कैन बी एडेड एज अ पार्टी डिफेंडेंट प्रोवाइड हिज इंटरेस्ट इज सब्सटैंशियल. ये जनरल नेचर है, उसको ऐड किया जा सकता है. अगर आप ऑर्डर 22 रूल 10 को रेफर करें, ऑर्डर 22 का रूल 10, तो वो कहता है कि इन केस ऑफ असाइनमेंट, क्रिएशन और डेवल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट में विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन ऑन whom such interest has come or devolved. ये बोलता है ऑर्डर 22 का रूल 10. When you read that together with order 1 rule 10, there comes a situation, especially in a case
where the suit property has been transferred pending the suit, कि क्या इस क्या कहते हैं एलिनी को ऐड करें या नहीं करें. इन अदर वर्ड्स ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट को ऐड किया जाना चाहिए एज अ पार्टी डिफेंडेंट या नहीं. तो कोर्ट क्या कहता है कि यार सारे इश्यूज अराइज ही होंगे तो उनको भी ऐड कर लो. क्योंकि देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस जो है इट अप्लाइज ओनली वेयर द लिस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. If the transferee is not entitled as a right to be made a party to the suit, the court has the discretion to make him a party. कोर्ट चाहे तो उसको बना सकता है. As of right तो वो नहीं आ सकता, लेकिन कोर्ट चाहे having regard to these rules and orders, कोर्ट चाहे तो उसे पार्टी बना सकता है. So the transferee pendente light can be added as a proper party if his interest in the subject matter of the suit is substantial and not just peripheral. ये याद रखिएगा, substantial interest उसका होना चाहिए, तब कोर्ट अपना डिस्कशन उसके फेवर में एक्सरसाइज करेगा, उसे एज अ पार्टी ऐड कर लेगा. अब ऐसी सिचुएशन जो है ना, ऑर्डर 22 का रूल 10 अलाउ करता है कि एलिनी और ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट में भी ज्वाइंट एज अ पार्टी. लेकिन अगर एलिनी पेंडेंटे लाइट का या ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पेरिफेरल है, वो सब्सटैंशियल नहीं है, तो कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन उसके फेवर में एक्सरसाइज नहीं करेगा. ठीक है, कोर्ट हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन जुडिशली एक्सरसाइज करता है और वो देखता है कि जो ट्रांसफरी है अगर उसको एज अ पार्टी ज्वाइन किया तो वुड इट इनेबल हिम टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट और नॉट. तो हालांकि प्रॉपरली अगर आप सोचें तो देखिए लिस पेंडिस की डॉक्ट्रिन की वजह से अगर मान लीजिए सूट इज डिसाइडेड आइदर वे तो लिटिगेशन का इफेक्ट उसको भी इफेक्ट करेगा. तो बेसिकली ही कैन बी ज्वाइंड एज अ प्रॉपर पार्टी, बट ओनली इफ हिज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज सब्सटैंशियल नॉट पेरिफेरल. ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इट जस्ट फ्लोज फ्रॉम द जजमेंट ऑफ अमित कुमार शॉ वर्सेस फरीदा खातून. सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स बोलने के बाद बोला था that the transferee pendente light of an interest in immovable property is a representative in interest of the party from whom he has acquired that interest. He is entitled to be impleaded in the suit or other proceedings where his predecessor in interest is made a party to the litigation and is entitled to be heard on the matters in the merits of the case. ठीक है, वैसे ही इन्हीं पॉइंट पे एक और केस है, वो है विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स वर्सेस तोश अपार्टमेंट्स. It was reported in 2012, volume number 8, Supreme Court cases, page number 384. वहाँ पे Supreme Court gave some broad principles for disposal of the application of impleadment. Supreme Court said that the court can at any stage of the proceeding, either on the application made by the parties or otherwise, direct impleadment of any person as a party who ought to have been joined as a plaintiff or defendant, or whose presence before the court is necessary for complete and effective adjudication of the issues involved in the suit. Secondly, a necessary party is the person who ought to be joined as the party in the suit and in whose absence an effective decree cannot be passed by the court. A proper party is a person whose presence would enable court to completely and effectively and properly adjudicate upon all the matters and issues, though he may not be a person in favor of or against whom a decree is to be made. If a person is not found to be a proper or necessary party, the court does not have the jurisdiction to order his impleadment against the wishes of the plaintiff. ध्यान रखिएगा, प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं है तो फिर उसका इम्प्लीडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देन द डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस लिटिस विल कम इनटू प्ले कि प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट एंड ऑर्डिनरली जब उसने किसी को इम्प्लीड नहीं किया, यू कोर्ट कैन नॉट मेक द प्लेंटिफ फाइट अ पर्सन whom the plaintiff does not want to fight or against whom the plaintiff has claimed no relief. The next point that the Supreme Court held is that in a suit for specific performance, the court can order impleadment of the purchaser whose conduct is above board and who files an application for being joined as a party within reasonable time of his acquiring the knowledge about the pending litigation. ध्यान रखिएगा, in a suit of specific performance, court can order impleadment of a purchaser whose conduct is above board. इसका मतलब उसका conduct बहुत अच्छा है, ठीक है, and who files an application for being joined as a party within reasonable time of his acquiring the knowledge about the pending litigation. कि उसे पता चल जाना चाहिए कि there is a litigation pending regarding the same property जो मेरे पास है, so I must file an impleadment application. The next point that the Supreme Court held
that however the applicant is guilty of contumacious conduct or is beneficiary of a clandestine transaction or a transaction made by the owner of a sued property in violation of a restraint order passed by the court, or application is unduly delayed, then the court will be fully justified in declining the prayer for impleadment. ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं. एक्चुअली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में ये थोड़ा इशू इसलिए आता है क्योंकि देखिए यूजुअली आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लिस पेंडिस का. जैसे कि आई यूज द जजमेंट ऑफ थॉमस प्रेस इंडिया वर्सेस नानक बिल्डर्स. उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से यही क्वेश्चन था कि वेदर द ट्रांसफरी और परचेजर पेंडेंटे लाइट वुड बी इंटाइटल्ड टू इम्प्लीमेंट when there is a court injunction restraining further transaction or the alienation of the sued property in a suit for specific performance. ठीक है, ये सवाल था. तो उसमें सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए को रेफर किया जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस इनकॉर्पोरेटेड है, और ऑब्जेक्ट और पर्पस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस का है is to strike at the attempts by the parties to the litigation to circumvent the jurisdiction of the court. ठीक है. The provision what it does, section 52 of the Transfer of Property Act, what it does is it binds the alienees acquiring any immovable property during litigation. मान लीजिए A और B are litigating in respect of property X. ठीक है. अब B को लगता है कि हो सकता है A केस जीत जाए, तो वो क्या करता है, पेंडिंग द केस प्रॉपर्टी बेच देता है C को. अब कोर्ट जब जजमेंट देता है तो वो पाता है कि A इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी. तो बाय द यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस क्या होगा कि अब जो भी रिजल्ट आएगा सूट का वो सी को अफेक्ट करेगा. ठीक. अब मतलब बी के पास कोई टाइटल नहीं था, कोर्ट यही होल्ड करेगा यू आर नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ए इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी. तो सी के पास जो प्रॉपर्टी गई है दैट हैज टू बी रिटर्न बैक टू ए. ये ऑल इन ऑल इफेक्ट होता है. शॉर्ट में बता रहा हूं सिंप्लीफाई करके. लेकिन एक जगह आती है सिचुएशन सेक्शन 19 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की. अब सेक्शन 19 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका क्लॉज बी कहता है कि इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, specific performance cannot be enforced against a person who is a transferee from the vendor for valuable consideration and without notice of the original contract. ठीक है. तो इसका मतलब है a bona fide purchaser who has bought a property for a consideration and he has no notice of the original contract or transaction, उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं किया जा सकता. तो ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ा एक मिक्स्ड इशू इन्वॉल्व होता है कि इसका इम्प्लीडमेंट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए. तो ऑर्डिनरली कोर्ट इम्प्लीडमेंट कर देता है. ठीक है. लेकिन अगर कोर्ट को पता चलता है कि जो परचेजर है वो बोनाफाइड नहीं है, उसको पूरी नॉलेज थी कि देयर वाज एन एग्जिस्टिंग लिटिगेशन और एग्जिस्टिंग अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में या उस कॉन्ट्रैक्ट के सबवर्जन के पर्पज से उसको प्रॉपर्टी बेची गई है बाय द ट्रांसफरर, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में he would not be considered a bona fide purchaser without notice, उसको नहीं माना जाएगा. तब सेक्शन 19B नहीं अप्लाई करेगा उसके खिलाफ. ठीक है. मतलब उसके फेवर में सेक्शन 19B नहीं अप्लाई करेगा. वो इसलिए नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि he is not a bona fide purchaser for consideration, क्योंकि उसके पास नोटिस थी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की. तो बेसिकली क्या है ना, ये इशू प्रैक्टिस से ज़्यादा रिलेट करता है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इट देन डू आस्क मी फर्दर, अगर आपको मन करे जानने का. लेकिन एग्जामिनेशन के पर्पज से इट इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एग्जामिनेशन के पर्पज से रेलिवेंट नहीं होता, प्रैक्टिस के पर्पज से काफ़ी रेलिवेंट होता है. तो एक पॉइंट्स जो जुडिशियल एस्पेरेंट और प्रैक्टिशनर्स दोनों आपस में कॉमन पा सकते हैं वो ये है कि क्या ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट का इम्प्लीडमेंट होना चाहिए. देन द जनरल आंसर वुड बी येस, कि किया जा सकता है. इफ़ यू रिफर टू ऑर्डर 22 रूल 10 एंड ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2, दोनों से किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरली कोर्ट डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर सकता है उस फेवर में. ठीक है, इफ इट सो वांट्स. लेकिन जुडिशियल डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेगा, और जुडिशियल डिस्क्रेशन कभी भी आर्बिट्रेरी नहीं होता. इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रीजंस एंड फैक्ट्स. और ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट और सूट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले जब इश्यूज होते हैं तो उसके लिए विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स वर्सेस तोश अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड्स का जजमेंट जरूर याद रखिएगा. ठीक है. और जुडिशियल एस्पेरेंट्स प्राइमरली नीड टू बी कन्फाइंड टू द जजमेंट्स ऑफ योर रमेश हीराचंद वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे एंड योर
कस्तूरी वर्सेस ईएम पेरुमल, जिसमें टेस्ट दिया गया नेसेसरी पार्टी का और प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन बताई गई है। रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम के जजमेंट से उन्हें कंसर्न रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए ये सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स आफ्टर राइटिंग द बेयर एक्ट, बेयर एक्ट्स इंग्रेडिएंट्स, बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बाद ही सब रेलेवेंट होता है। बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट नहीं लिखे तो कितने भी जजमेंट्स लिख दीजिए, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बेयर एक्ट इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट देन द प्रिंसिपल्स। इससे पता चलेगा यू हैव मास्टरी ओवर सीपीसी, ठीक है। यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट वन फॉर द अदर। अगर सिर्फ बेयर एक्ट के प्रिंसिपल्स लिखेंगे, सॉरी इफ सिर्फ बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, यू विल ओनली अक्वायर हाफ मार्क्स। वैसे अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखेंगे, बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखेंगे, तब भी यू विल ओनली अक्वायर हाफ मार्क्स। यू हैव टू हैव कंप्लीट मास्टरी ओवर इट, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, वी हैव डेल्ट विद दिस। डोमिनस लिटस का भी आपको पॉइंट बता दिया, कैसे क्या इंग्रेडिएंट्स एक्सरसाइज करने चाहिए वो बता दिया, आपको केस मटेरियल भी दे दिया है। सो बेसिकली यू हैव टू रेफर टू दैट। जो लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट और एंटाइटलमेंट टू इम्प्लीडमेंट, उसमें मेन जजमेंट्स आपके विदुर इम्पेक्स वर्सेस टॉश अपार्टमेंट्स, अमित कुमार शॉ वर्सेस फरीदा खातून, और आपका थॉमसन प्रेस वर्सेस नानक बिल्डर्स है। मन करे तो रेफर कर लीजिएगा, ना समझ में आए मुझसे पूछिएगा, ठीक है, प्रैक्टिशनर स्पेशली। सो इट इज़ ऑप्शनल, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट विद ऑर्डर 2, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताए दे रहा हूँ कि ऑर्डर 1 में जो मेन कंसेप्ट वाले पॉइंट होते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, कंसेप्ट वाले पॉइंट। लेकिन आपको ऑर्डर 1 पूरा पढ़ना है। पूरा इसलिए मैं पढ़ने को कह रहा हूँ कि एक बार एक बेसिक फेमिलियरिटी ज़रूर रखिए ऑर्डर से। ऐसा मत करिएगा कि आप क्या कहते हैं, ऑर्डर 1 का सिर्फ रूल 1, 3, 8, 9, 13 और 10 ही पढ़ लें। रूल ये तो ज़रूरी है, इसी पे सवाल आता है और इसी पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ये बात ठीक है। लेकिन एक बार अपने आप को फेमिलियर करवा लेने के लिए पूरा ऑर्डर पढ़िएगा, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं, ठीक है। यू शुड ऑलवेज फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एंटायर बेयर एक्ट। तो ऑर्डर 1 पूरा पढ़िएगा एक बार, कोई भी इशू अराइज हो देन विदाउट एनी हेजिटेशन और ट्रेपिडेशन यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।